नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो खबर मिल रही है कि सोमवार शाम हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ है। आपको बता दें कि विपक्ष के खूब हंगामे के बाद भी मोदी सरकार ने 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि 5 दिन चलने वाले इस सत्र की शुरुआत तो संसद की पुरानी इमारत से हुई है, लेकिन इसका समापन संसद की नई इमारत में होगा। तो बिल को मंजूरी मिलने की खबर अभी तक कैबिनेट की तरफ से सार्वजनिक तो नहीं की गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के एक ट्वीट से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म हो चुका था। और भाई वो भी क्यों ना, अक्सर चुनाव पास आते ही देश की सरकारों को इस तरह का कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाना ही पड़ता है, जिससे उनके वोट बैंक में इजाफा हो सके। वैसे आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल को वजूद में आए 27 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये कानून का रूप नहीं ले पाया है। 27 सालों से अधर में लटके इस बिल को लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आखिरकार इस बिल को मंजूरी दे दी। अब ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर क्या है महिला आरक्षण बिल, क्यों देश को इसकी जरूरत है, कैसे यह 27 साल पहले पेश होने के बाद भी अभी तक अमल में नहीं लाया गया है, और आखिरी सवाल यह कि क्यों इस बिल को लेकर हमेशा से ही राजनीतिक दल सियासत करते रहे। तो इन तमाम अहम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं महिला आरक्षण बिल हूँ। मेरा जन्म 12 सितंबर 1996 को देश की पुरानी संसद में हुआ था। देश के 11वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने मुझे उस समय संसद में 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया था, लेकिन तब से मैं बिल के रूप में ही अधर में लटका हुआ हूँ। देश के माननीयों ने मुझे कानून का रूप नहीं लेने दिया। मेरे रूप में लाए गए महिला आरक्षण बिल में संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का भी प्रावधान था, लेकिन किसी दूसरे पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा सकती हैं। साथ ही संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। वक्त का पहिया घूमता रहा और मैं ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। मेरे ऊपर सियासत होती रही और मैं कुछ न कर सका। मुझे एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में पेश किया, लेकिन कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को भी मुझे लेकर विरोध का सामना करना पड़ा और मैं पारित न हो सका। वाजपेयी सरकार ने भी हार नहीं मानी और संसद में साल 1999, 2002 और 2003 से 2004 में भी पारित कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता तब भी उनके हाथ ना लगी। साल 2004 में सरकार बदली। बीजेपी के जाने के बाद लगातार 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में रही, जिसकी ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने रहे। यूपीए सरकार ने 2008 में मुझे 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहां 9 मार्च 2010 को मुझे भारी बहुमत भी मिला। बीजेपी समेत वामपंथी दलों और जेडीयू ने भी बिल का समर्थन किया, लेकिन फिर भी यूपीए सरकार मुझे लोकसभा में पेश नहीं कर सकी, क्योंकि उस समय मेरे विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थे। ये दोनों दल यूपीए का हिस्सा थे। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। उसी साल मुझे कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। इसके 2 सदस्य वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के थे। इन लोगों ने कहा कि वो महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिल का मसौदा तैयार किया गया वो उससे सहमत नहीं थे।
इन दोनों सदस्यों की सिफारिश थी कि हर राजनीतिक दल अपने 20% टिकट महिलाओं को दें और महिला आरक्षण 20% से ज्यादा न हो। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद समय सीमा के हिसाब से मुझे खत्म कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए यहाँ मैं अब भी जिंदा हूँ। साल 2014 में देश में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर से मुझे जिंदा किया और कानून के रूप में लाने का मन बनाया। हालांकि मोदी सरकार ने 2014 और 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में पूरे 33% हिस्सेदारी का वादा किया था। मुझे पास कराने के लिए सत्ता पक्ष को विपक्षी दलों का समर्थन भी हासिल है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मुझे कानून का रूप देने के लिए सरकार का साथ देने का आश्वासन दिया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने 16 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुझे बिल से कानून का रूप देने के लिए सरकार को अपनी पार्टी के समर्थन की बात दोहराई थी। लेकिन सियासत की उधेड़-बुन में मैं एक बार फिर अंधकार में खो गया। अब एक बार फिर से देश में फिजाएं बदलने लगी हैं। सुना है देश में फिर से चुनाव होने वाले हैं। मुझे लग रहा है इस बार यकीनन मुझे कानून का रूप मिलने वाला है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मुझे मंजूरी मिलने की बात सामने आई है, लेकिन मुझे लेकर फिर से सियासत गरमाई है। कांग्रेस का आरोप है कि बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे लोकसभा में पारित कराने का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि विशेष सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें कांग्रेस, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति और कई अन्य दलों ने मुझे संसद में पेश करने पर जोर दिया था। इस समय लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 31 महिला सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% और राज्यसभा में 13% है, जैसा कि खबरें सुनने को मिल रही है। और अगर कैबिनेट में मुझे मंजूरी मिलने की बात सच है और अगर लोकसभा इसे पारित कर दे, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मुझे कानून का रूप लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर मैंने कानून का रूप ले लिया तो ये वादा है देश की जनता से, 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलकर ही रहेगा, यानी कि लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला होगी और देश की संसद में उस दिन महिला उत्थान और महिलाओं के विकास की नई कहानी लिखी जाएगी।